तो आज इतिहास रचने से बस एक कदम दूर मोदी सरकार है, क्योंकि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तौर पर जाना जा रहा है, उसे कल लोकसभा से पास करवा लिया गया है। आज राज्यसभा में पेश होने की बारी है। आज राज्यसभा में चर्चा के बाद ऐसा माना जा रहा है कि ये बिल पास होकर कानून की शक्ल ले लेगा। कल लोकसभा में तीखी बहस सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जारी रही। आज राज्यसभा में भी कुछ इसी तरीके से बहस की उम्मीद जताई जा रही है। सुबह 11 बजे से राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी और दोनों ही तरफ से जो स्पीकर्स हैं वो बोलना शुरू करेंगे। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें, यानी कि अगर आप सत्ता पक्ष की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो आज जेपी नड्डा बोल सकते हैं, निर्मला सीतारमण बोल सकती हैं। तो वहीं अगर आप विपक्ष की बात करेंगे तो रंजिता बोल सकती हैं, इसके साथ ही साथ अमी याग्निक बोल सकती हैं। तो तमाम ये स्पीकर्स हैं जो आज राज्यसभा में बोल सकते हैं। लेकिन कल का दिन भी काफी ऐतिहासिक रहा। तमाम आपत्तियों के बीच, तमाम सवालों के बीच, विपक्ष के विरोध के बीच कल ये बिल सर्वसम्मति से पास हो गया। ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके खिलाफ सिर्फ 2 वोट पड़े और इसके पक्ष में 454 वोट पड़े हैं। वो जो 2 वोट इसके खिलाफ में पड़े वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के वोट है, जो पहले से ही अपनी लाइन को क्लियर कर चुके थे, जिनका एजेंडा है मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। तो महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में 33% आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन बिल लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास हो चुका है। राज्यसभा में भी बिल का सर्वसम्मति से पास होना लगभग तय हो चुका है। कल 454 वोट इसके पक्ष में पड़े और आज ऐसा माना जा रहा है कि बिना किसी विरोध के ये जो बिल है वो राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। कल का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। जैसे ही दोनों सदन सबके सहयोग से पारित करते हैं, उसके साथ ही देश की लोकसभा और देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 स्थान मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाए। तो देखिए, कल जो बहस हुई उसमें ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, ये मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया। इसके साथ ही साथ सत्ता पक्ष की तरफ से विश्वास दिलाया गया कि बिल अगर आ रहा है तो इसमें सरकार की मंशा एकदम साफ है, महिलाओं को सशक्त करना है, महिलाओं को एम्पावर करना है। आज भी राज्यसभा में ऐसी ही बहस हो सकती है और आज अगर स्पीकर्स की बात करें तो संभावित लिस्ट ऐसी है कि बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण बोल सकती हैं, कांग्रेस की तरफ से रंजिता रंजन, रजनी पाटिल, फूलोदेवी नेताम और अमीन याग्निक बोल सकती हैं। यानी दोनों ही पक्ष आज भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। आज कौन छक्के लगाएगा, कौन चौके लगाएगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार समीर जी भी हमारे साथ हैं। देवेंद्र, मैं आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। कल तो तीखी बहस देखने को मिली। जितने भी सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए, उन सवालों का जवाब बीजेपी की तरफ से दिया गया। खासकर गृह मंत्री अमित शाह ने सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की। आज का दिन कितना अहम रहने जा रहा है और कौन किसके सामने आज राज्यसभा में खड़ा होने जा रहा है? प्राची, अगर लोकसभा के डिबेट को आप देखें तो कंटेंट के हिसाब से राज्यसभा में भी आपको वही कंटेंट सब दिखना है दोनों ही पक्षों की तरफ से। बस उसमें फर्क आपको ये नजर आएगा कि राज्यसभा के कुछ नेता ऐसे हैं जो कि बहुत आक्रामक तरीके से अपनी बात रखते हैं और वहां पर शायद थोड़ी सी दिलचस्प और गहमी वाली जो तस्वीर है क्लेम करने को लेकर, क्रेडिट लेने को लेकर वहां पर थोड़ी दिख सकती है। अन्यथा पहलू की अगर बात करें, इस बिल के पहलू की बात करें, तो लोकसभा में जैसी चीजें दिखी आपने कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जाना कि जल्द से जल्द इसको किया जाना चाहिए, ये कहा जाना कि इसमें ओबीसी रिजर्वेशन होना चाहिए, सरकार की तरफ से ये बताया जाना कि भाई आपने तो किया ही नहीं, ये काम तो हम कर रहे हैं। और जब आप कर रहे थे तब भी ये प्रावधान नहीं थे, वो इसलिए नहीं थे क्योंकि संविधान में वैसी व्यवस्था है नहीं। तो ऐसे ही तर्कों के सहारे तो आपको राज्यसभा में कुछ नयापन नहीं दिखेगा। इतना जरूर है कि तीखापन ज्यादा नजर आ सकता है लोकसभा की तुलना में, क्योंकि बहुत सारे फायर ब्रांड लीडर राज्यसभा में लगभग सभी दलों में हैं लोकसभा की तुलना में। बिल्कुल, देखिए, आज तीखी बहस एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। यानी सियासत का जो तापमान है वो राज्यसभा के अंदर बढ़ा हुआ जरूर नजर आएगा, लेकिन कोई बहुत बड़े पॉइंट्स या नए पॉइंट्स आज विपक्ष की तरफ से रखे जाएंगे, ये उम्मीद लगाना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। समीर जी, कल ओबीसी का मुद्दा, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने का मुद्दा और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए, ये कुछ ऐसी बातें थी जो विपक्ष की तरफ से कही गई। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, संविधान में प्रावधान है, ये तो जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से दे दिया गया। साथ ही
साथ ये भी बता दिया गया कि देखिए हमारी मंशा एकदम क्लियर है, आप लोग राजनीति करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन हम महिलाओं को एम्पावर करके ही रहेंगे। देखिए कल अमित शाह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी का जो संबोधन था लोकसभा के अंदर, मुझे लग रहा है उसमें सारे डाउट उन्होंने क्लियर कर दिए। विपक्ष जिन जिन मुद्दों को उठा रहा था, जिन जिन प्रश्नों को उठा रहा था और विपक्ष की जो शंकाएं थी, मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह के भाषण में उन सभी शंकाओं का समाधान उन्होंने कर दिया था। विपक्ष यह कर रहा था कि आप इसे 2029 तक क्यों कर रहे हो, परिसीमन तक क्यों लेके जा रहे हो, जनगणना के बाद परिसीमन होगा, उसके बाद आप लागू करोगे, इसे तत्काल लागू करना चाहिए। तो अमित शाह जी ने बताया कि भाई तत्काल लागू करने पे अगर वायनाड की सीट रिजर्व हो जाती है, हैदराबाद ओबीसी की सीट रिजर्व हो जाती है, तो हम पे आरोप लगाया जाएगा कि हमने जानबूझ करके इस तरह की व्यवस्था की है कि यह लोकसभा में नहीं पहुंच पाए। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि एक प्रक्रिया है इसकी, परिसीमन आयोग बनेगा, वो कानून संसद में परिसीमन आयोग बनता है, आयोग का गठन होता है, उसे ना उसके जो आदेश और जो सुझाव है उसे ना संसद बदल सकती है, ना किसी कोर्ट में चुनौती दी सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि सरकार इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है और बहुत व्यवस्थित और सुचारू रूप से इसको लागू करना चाहती है। हड़बड़ी में इसे लागू नहीं करना चाहती है, इसे सरकार ने पर्याप्त समय लिया है। अब जनगणना भी हुई नहीं है 2021 की, कोरोना के कारण जनगणना होगी चुनाव के बाद, उसके बाद परिसीमन होगा और सीटें भी बढ़ेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि सीटों का बढ़ना तय है 2026 के बाद से, परिसीमन के बाद। तो उसके बाद महिला आरक्षण के लिए जो 181 सीटें आरक्षित होंगी वह 33% लागू होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आई है और जिस तरीके से उस पर तैयारी कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है विपक्ष को ये बात समझ में आ गई और यही कारण रहा कि जब मतदान हुआ तो सिर्फ 2 लोगों ने इसके विपक्ष में वोट किया, बाकी पूरा सदन इसके समर्थन में था। और आज राज्यसभा में जब बहस के बाद, चर्चा के बाद जब वोटिंग होगी, तो मुझे लग रहा है 2 मत भी विपक्ष में नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस पार्टी ने 2 मत विपक्ष में दिए थे, इसके खिलाफ दिए थे, उनका कोई भी सांसद राज्यसभा में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि राज्यसभा में यह आराम से 2/3 बहुमत से पास होगा। बिल्कुल, देखिए कल 2 मत इसके विरोध में जरूर पड़े थे, लेकिन जैसा कि समीर जी कह रहे हैं कि चूंकि राज्यसभा में असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी नहीं है, उनकी पार्टी की मौजूदगी नहीं है, तो ऐसा माना जा रहा है कि सर्वसम्मति के साथ ये जो बिल है वो आज राज्यसभा में पास हो जाएगा। लेकिन जिस ओबीसी के मुद्दे को सबसे ज्यादा विपक्ष की तरफ से उठाया गया और इसे हथियार बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई, उस ओबीसी के मुद्दे पर जितने आक्रामक विपक्ष के नेता रहे, उतने ही आक्रामक सत्ता पक्ष के नेता भी रहे। गृहमंत्री अमित शाह जब लोकसभा में बोलने के लिए उठे तो ओबीसी के सवालों पर उन्होंने जवाब भी दिया। उन्होंने ये भी बताया कि संशोधन भी होगा, हम जितने भी इसमें आप त्रुटियां निकालेंगे, जितनी भी इसमें गुंजाइशें रहेंगी, हम उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ओबीसी पर कौन कितने पानी में है, ये भी अमित शाह की तरफ से बताया गया। आपको लगता है इसमें कुछ अधूरा है तो कल सुधार लेंगे, मगर हम जो लेकर आए हैं वो महिलाओं के सम्मान की बात है। कृपया उसका समर्थन कीजिए। जो विद्यमान संविधान है उसमें 3 कैटेगरी के सांसद यहाँ चुनकर आते हैं। एक सामान्य कैटेगरी से आते हैं जिसमें हमारे ओबीसी भाई भी होते हैं, बहनें भी होती हैं। दूसरा एससी कैटेगरी से आते हैं और तीसरा एसटी कैटेगरी। अभी ये 3 ही कैटेगरी उपलब्ध है मान्यवर। ये तीनों कैटेगरी में हमने 33% रिजर्वेशन माताओं का कर दिया है। तो देखिए, आपने गृहमंत्री अमित शाह को सुना, जिन्होंने बड़े विस्तार से बताया था, जिन्होंने बड़ा तफसील से बताया था कि ये बिल आखिर हम लेकर क्यों आए हैं और जितने भी सवाल विपक्ष की तरफ से दागे जा रहे थे, उन तमाम सवालों को एड्रेस करने की कोशिश भी की। हालांकि बीच में अमित शाह चुटकी भी ले रहे थे और ये बता रहे थे कि भाई हम इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं, परिसीमन का इंतजार क्यों किया जा रहा है, 2024 में लागू क्यों नहीं होगा। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने राहुल गांधी की सीट का एग्जाम्पल ले लिया और कहा कि देखिए, अगर राहुल गांधी की सीट वायनाड में अगर हम आरक्षण लागू कर देते हैं, अगर उसकी प्रवृत्ति को बदल देते हैं, तो फिर आप ही लोग कहेंगे कि मंशा सरकार की ठीक नहीं है। यानी अमित शाह ने विस्तार पूर्वक कल ये बताया कि ये जो बिल हम लेकर आ रहे हैं, इसमें जो टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, दरअसल इतना टाइम लग क्यों रहा है, और ये बात विपक्ष के सामने रखी गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।